नाज़रीन इकराम, इस वक्त रशिया और यूक्रेन के दरमियान जारी जंग अपने 13वें दिन में दाखिल हो चुकी है और 13वें दिन में दाखिल होते ही एक जानिब तो रूस के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो रहा है और बैक टू बैक रात गए रशिया की तरफ से कुछ बहुत बड़े एडवांसेस किए गए हैं, कुछ बड़ी अहम कामयाबियां तो हासिल की गई हैं, लेकिन इस सब के अंदर रशिया को अब तक का सबसे बड़ा सेटबैक लगा है और एक मरतबा फिर से इस सेटबैक के ताने बाने बरादर इस्लामी मुल्क और नेटो के वाहिद इस्लामिक मुल्क टर्की से मिल रहे हैं। ऑल्दो एक जानिब तो तुर्की लगातार मामलात तय करवाने की कोशिश भी कर रहा है और तैयब एर्दोआन शुरू में जो एक एग्रेसिव पोजीशन लिए हुए थे उससे पीछे हटते हुए और न्यूट्रलिटी की तरफ आते हुए भी महसूस हो रहे हैं, लेकिन मामला इतना सादा नहीं है। इसके साथ ही साथ मैं आपके सामने तस्वीर दिखाऊंगा पहले फॉरेन फाइटर किस तरह से इस वक्त यूक्रेन की सरजमीन पर पहुंच चुके हैं और क्यों इस वक्त मामलात जो हैं वो रशिया के लिए मुश्किल होते जा रहे हैं और आलमी ताकतें इन हालात को मुश्किल बनाने की कोशिश कर रही हैं और रशिया को किस तरह से डिप्लोमेटिकली भी घेरने की और मिलिट्री के एतबार से भी घेरने की एक पूरी मनसूबाबंदी कर ली गई है। लेकिन यही शायद वजह है कि रशिया को ये सब कुछ रियलाइज़ हो चुका है और रशिया ने रात गए कुछ बहुत अहम तरीन कामयाबियाँ समेटी हैं या फिर ये कहा जाए कि बमबारी की है। रशिया की टर्म्स में कामयाबी है, वेस्ट की टर्म में तो वो जंगी जराइम है जो रूस कर रहा है। मैं आपके सामने अहम तरीन डेवलपमेंट्स रखूंगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर खबरें चलवाई जाएंगी ताकि आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकें, क्योंकि हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे चैनल के जरिए जो खबर आप तक पहुंचे इस जंग की वो क्रेडिबल हो, वो ऑथेंटिक हो और उसे हमारे लोग खुद क्रॉस चेक और वेरीफाई भी कर सकें। नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि कल तीसरा राउंड हुआ रशिया और यूक्रेन की टॉक्स का। इन टॉक्स के अंदर बड़े पैमाने पर यह कहा जा रहा था कि कोई पेशरफ्त हो सकती है, लेकिन ये टॉक्स नाकाम हुई हैं, ये बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुई हैं, क्योंकि यूक्रेन इसमें कह रहा था कि आप अपना मिलिट्री एक्शन रोकें फिर बात होगी। रशिया ने कहा हम 1 मिनट के अंदर जंग ख़त्म कर देंगे, आप सबसे पहले अपने मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करें और उसमें न्यूट्रलिटी का एक आर्टिकल और क्लॉज लाएं कि आप एक न्यूट्रल मुल्क हैं। दूसरा, आप अपनी ये जो मिलिट्री के प्यार की पिंगे हैं ये ख़त्म करें, क्रीमिया को रूस का हिस्सा माने और डॉनबास रीजन के अंदर 2 नए मुल्कों को इंडिपेंडेंट तस्लीम करें, हम जंग ख़त्म कर देंगे। उसके अलावा अगर आपको लगता है कि जंग हम ख़त्म करेंगे तो ये आपकी खाम ख्याली है। इसके साथ ये कीव इंडिपेंडेंट की खबर देखें, 3rd राउंड ऑफ यूक्रेन रशिया टॉक्स एंड्स विद नो रिजल्ट। कोई रिजल्ट नहीं निकला। द पार्टीज एग्रीड टू change the logistics of humanitarian corridors according to Masloika Poldek, advisor to Zelensky's administration. However, there are no results that will significantly improve the situation. यानी कि उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर पर तो कोई प्रैक्टिकलिटीज़ और लॉजिस्टिक्स की गुफ्तगू की, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ जो कि इस सूरत हाल को बेहतर बना सके। ये ज़ेलेंस्की के जो एडवाइज़र हैं उनका कहना है। इसके साथ ही साथ रूस जो है वो ऑलरेडी अनाउंस कर चुका है कि एयरफोर्स तो हमने इनकी नाकारा कर दी, लेकिन अब वो इनकी मिलिट्री तनसीबात जो कि शहरों के अंदर है, पहले इससे पहले शहरों के बाहर आउटस्कर्ट्स के अंदर, सबब्स के अंदर जो इनकी मिलिट्री तनसीबात थी उन्हें निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब रूस खुलकर इस मामले के अंदर सामने आ रहा है। और आप ये एक और ख़बर भी देख सकते हैं कि रशियन फोर्सेस स्ट्राइक एट मिलिट्री यूनिट इन माइकोलेव। A cruise missile hit the building the early morning of March 7 when soldiers were sleeping inside, according to the governor. 8 servicemen were killed, 19 injured and 8 went missing. अब ये खबर इन्होंने पूरा दिन छुपाई रखी और कल रात को ये खबर आई है कि कल का जो दिन था, सुबह सुबह जब इनके सोल्जर सो रहे थे 7 बजे, उस वक्त इनके ऊपर हमला हुआ और यहाँ पर रशिया के जो मिसाइल हैं, क्रूज़ मिसाइल, उन्होंने आकर तबाही फेरी। इसके साथ ही साथ नाज़रीन कराम, ऑयल डिपो जो है उनके ऊपर भी रूस अब बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली नाकारा बना रहा है। इनके पूरी रियासत के जो अवामिल हैं, जो कि डेली लाइफ के इवेंट्स हैं, उन्हें भी नाकारा बनाने की कोशिश कर रहा है। और आप देख सकते हैं कि 2 ऑयल डिपोज इन ज़मिस्टर ऑफ ब्लास्ट ऑन फायर आफ्टर एयर स्ट्राइक्स। अकॉर्डिंग टू स्टेट इमरजेंसी सर्विस, द टारगेटेड ऑयल डिपोज आर इन ज़मर्क एंड चर्चनीव। द फायर हैज़ बीन एक्सटिंग्विश्ड। और जो आग है वो बुझा ली गई, लेकिन यहाँ पर बड़े पैमाने पर आग लगी और ऑयल डिपो है और यहाँ पर रशिया ने टारगेट किया एयर स्ट्राइक के जरिए। इसके साथ ही साथ जो सबसे अलार्मिंग और सबसे बड़ी और व्लादिमीर पुतिन के लिए सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं कि तशवीशनाक खबर है, वो वेस्ट की खुली मदद है और किस तरह से वेस्ट लगातार असलहा प्रोवाइड कर रहा है। सीक्रेट एयरबेस सामने आ चुका है जिसमें अमरीकी
आर्मी चीफ यहाँ पर, ज्वाइंट चीफ यहाँ पर मौके पर मौजूद है और रूस के हवाले से इत्तलात हैं कि वो किसी भी वक्त इन दो ममालिक पोलैंड या रोमेनिया पे हमला कर सकता है, जिसकी वजह से आर्टिकल 5 इन्वोक हो जाएगा और अमेरिका को भी ये जंग लड़नी पड़ जाएगी। आप सबसे पहले ये देखें, यूके टू प्रोवाइड एडिशनल $230 मिलियन इन एड टू यूक्रेन, और प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने ऐलान किया है कि हम $230 मिलियन की मजीद एड जो है ह्यूमैनिटेरियन और डिफेंसिव मिलिट्री सपोर्ट जो है वो इस सब के अंदर दे रहे हैं। और हमारा मकसद एग्जैक्ट अल्फाज ये है कि प्यूटिन फेल्स इन दिस कैटास्ट्रॉफिक इन्वेजन, और ये जो तबाहकुन मुदाखलत है और ये घुसे हैं इसे फेल करना है, हमने व्लादिमीर पुतिन के मंसूबे को नाकाम बनाना है। इसके साथ ही साथ मैं आपके सामने ये भी रख दूं कि एंटनी ब्लिंकन ने इस वक्त ये कहा है कि यूक्रेन की आर्मी बिल्कुल ठीक तरीके से इस वक्त रशिया को टफ टाइम दिए हुए है और तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ऑलरेडी किस तरह से इन्हें पहुंचाई गई हैं उस हवाले से भी अपडेट्स हैं। ब्लिंकन, यूक्रेन्स यूजिंग डिफेंस सपोर्ट इफेक्टिवली अगेंस्ट रशियन एग्रेशन, यानी कि हम जितनी इनकी सपोर्ट कर रहे हैं, जो इन्हें असला दे रहे हैं, जो मिलिट्री एड दे रहे हैं, यूक्रेन उसे बड़ा बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। यानी ये भी रूस को इश्ताल दिलाने वाला बयान ही है कि हम जो मदद दे रहे हैं उसे रूस के खिलाफ बिल्कुल सही इस्तेमाल किया जा रहा है। और कहा है कि जो $350 मिलियन की डिफेंस सपोर्ट हमने रिसेंट देनी थी उसमें से 70% ऑलरेडी इस वक्त यूक्रेनियंस के हाथ में है। एंड $10 बिलियन इन एमरजेंसी एड टू बी प्रोवाइडेड बाय द कांग्रेस वेरी क्विकली। $10 अरब जो है इनकी कांग्रेस अप्रूव करने जा रही है। ये छोटी अमाउंट नहीं है, ये मिलियंस में बात नहीं, अब बिलियंस तक बात जा रही है और यहां पर इन्हें टफ टाइम दिया जाएगा। इस पूरे के पूरे मामले के अंदर नाज़रीन इकराम मैं आपको ये भी बताऊं कि ये सैंक्शंस भी लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन इस सब के अंदर ये रशिया से ऑयल, गैस और तमाम तर तवानाई भी यूरोप ख़रीद रहा है। और इस सब के अंदर ये मुतालबा किया जा रहा था यूक्रेन की तरफ से कि आप बैक टू बैक तमाम तर इक़दामात करें, आप बैक टू बैक इनकी जो ऑयल आप ख़रीद रहे हैं, रशिया की पूरी मैशत उसके ऊपर उसे ख़त्म करें। लेकिन जर्मनी ने इसे कैटेगोरिकली रिजेक्ट किया है और आप देख सकते हैं कि जर्मनी रिजेक्ट्स प्रोपोज्ड यूरोपियन एम्बार्गो ऑन रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स। और उन्होंने कहा कि प्रेफरिंग टू focus on sustainable pressure on Moscow that would not impose too heavy burden on Germans। उन्होंने कहा कि हम वो प्रेशर और वो सैंक्शन लगा सकते हैं जो मॉस्को पर प्रेशर डालें, ये ना हम खुद प्रेशर में आकर हमारा यहाँ पर मामला जो है वो ख़राब हो चुका हुआ। और अब अमेरिका जो है वो यूरोप के बगैर ही आगे बढ़ने जा रहा है। और रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि यूएस में बैन रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स विदाउट यूरोप। द यूएस इज विलिंग टू बैन रशियन ऑयल इम्पोर्ट्स इनटू द कंट्री विदाउट द पार्टिसिपेशन ऑफ इट्स यूरोपियन एलाइज। और अमेरिका इनके ऑयल के ऊपर बैन लगाने लगा है, लेकिन यूरोप बैन नहीं लगा पा रहा। और यूरोप ने यह फैसला किया है कि हम एक लॉन्ग टर्म प्लान बना लेते हैं कि रूस के ऊपर हम अपनी डिपेंडेंस कम कर दें। और जाहिर बात है रशिया के लिए यह भी कंसर्न होगा, लेकिन वो इसलिए भी डिपेंडेंस बेचारे कम कर रहे हैं क्योंकि उनकी टेंशन तो अपनी जगह दुरुस्त है। उन्हें यह है कि रशिया ने जिस दिन प्लग दबा दिया, उन्होंने कहा कि हम मर रहे हैं ना, हमारी तो मैशत तुमने अपनी तरफ से तबाह कर दी, मजीद तबाह हो जाएगी, ये लो हमने गैस रोक दी। उस दिन पूरा यूरोप सड़कों पर होगा और अपनी हुकूमतों के गले पड़ चुका होगा, क्योंकि उन्हें आदत नहीं है बहरानों की। उन्हें नहीं पता कि आप एनर्जी के बगैर कैसे रह सकते हैं, आप गैस के बगैर कैसे रह सकते हैं, आप तेल के बगैर कैसे रह सकते हैं, और वहाँ पर हालात इनके हाथ से बाहर जा सकते हैं। अब नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो व्लादिमीर पुतिन की तैयब एर्दोआन के साथ टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई, उसके बाद ज़ेलेंस्की से भी गुफ्तगू हुई। ज़ेलेंस्की ने कहा मैं व्लादिमीर पुतिन से अंकारा, इस्तांबुल जहाँ मर्जी कहीं मिलने के लिए तैयार हूँ। और अंतालिया के अंदर डिप्लोमेटिक फोरम है रिजॉर्ट के अंदर, टर्की का बड़ा खूबसूरत रिजॉर्ट वाला शहर है, वहाँ पर नाज़रीन इकराम तुर्की के तवस्सुत से और तुर्की की कोऑपरेशन से और तुर्की की कोशिशों से एक जानिब तो यूक्रेन और रूस के वज़राए ख़ारजा सरगेई लावरोव भी वहाँ पर जा रहे हैं और वहाँ पर मुलाकातें होनी हैं। लेकिन इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर यूक्रेन के ऊपर सबसे ज़्यादा जो एहसान है वो तुर्की का ही है, एक तो टर्किश ड्रोन्स की सूरत में और दूसरा ब्लैक सी के अंदर टर्की की तरफ से पैसेज रोकने के हवाले से। अब रशिया को ब्लैक सी के अंदर वॉर डिक्लेयर करके 1936 की मॉन्ट्रेक्स कन्वेंशन के तहत इनके शिप्स का रास्ता रोकना और उनका पैसेज रोकना वॉरशिप्स का, ये एक क्लियर रशिया के लिए समुद्रों के अंदर एक बहुत बड़ा सेटबैक था। और अब रशिया जो है नाज़रीन इकराम, उसके ऊपर एक हमला हुआ है और ये बहुत बड़ा हमला तस्वुर किया जा रहा है यूक्रेन की मिलिट्री की तरफ से। आप देख सकते हैं यूक्रेनियन मिलिट्री डिस्ट्रॉयड रशियन शिप इन ब्लैक सी।
ब्लैक सी के अंदर रशिया की शिप के ऊपर यूक्रेनियन मिलिट्री अटैक करके उसे तबाह कर चुकी है। साथ साथ आप एक एनाडोलू न्यूज़ एजेंसी, टर्की की सरकारी न्यूज़ एजेंसी रिपोर्ट क्या दे रही है देखें। यूक्रेन रिपोर्टेडली न्यूट्रलाइजेज रशियन वॉरशिप इन ब्लैक सी। वॉरशिप वॉज स्टक अराउंड पोर्ट सिटी ऑफ ओडेसा, सेज ऑफिशियल। यानी कि ओडेसा शहर जो कि पोर्ट सिटी है जिस पर रशिया हमले भी कर रहा है, उसके करीब जब ये वॉरशिप आई है यहाँ पर स्टक हुई और इन्होंने इस वॉरशिप के स्टक होने का फ़ायदा उठाकर इस पर हमला किया। और जारी बात है, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इससे पहले भी रशिया की एक वॉरशिप पर यूक्रेन की गन बोट्स, छोटी बोट्स ने हमला किया था और रशिया ने इल्ज़ाम लगाया था कि फ़ज़ा में उस वक्त अमरीकी ड्रोन थे और वो रैकी कर रहे थे, वो इंटेलिजेंस प्रोवाइड कर रहे थे, वो डायरेक्शंस दे रहे थे। तो इस सब के अंदर भी इनका हाथ हो सकता है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि कहा गया है कि यूक्रेनियन आर्म्ड फोर्सेज ने रशियन वॉरशिप को ओडेसा के करीब सर्गी बच्चोक जो कि हेड हैं इनके रीजनल मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के यूक्रेन के, उन्होंने कंफर्म किया है। इसके साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि हम इस वक्त 12वें दिन तक लगातार इन्हें धचका पहुंचाने और इनकी जो रशिया की एडवांसेस हैं उन्हें रोकने में बहुत बड़े पैमाने पर हम कामयाब हुए हैं और इस पूरी की पूरी सूरत हाल के अंदर हमने ये सूरत हाल अपने हक में कर ली है। लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं नाज़रीन इकराम जो कि इस वक्त बड़े इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। एक तो रशिया को अमलन नाकारा करने की कोशिशें हैं, सैंक्शंस लगाकर, ये तमाम तर इक़दाम करके। वहीं नेटो के 2 ममालिक को बेस ऑफ ऑपरेशंस के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और अब मेरे पास एक ख़बर आई है नाज़रीन इकराम की यूएस ऑफिशियल्स ने कहा है कि रशिया जो है वो किसी भी वक्त नेटो के ईस्टर्न फ्लैंक के जो ममालिक हैं, यानी कि वो मुल्क जो यूक्रेन के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, उन्हें बॉम्ब कर सकता है, उन पर हमला कर सकता है और उनमें तबाही फेर सकता है, जिससे फौरी अमलन आप कह सकते हैं कि चंद ही मिनटों के अंदर वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकती है। क्योंकि व्लादिमीर पुतिन को अब कॉर्नर किया जा रहा है। इस जंग के अंदर बैक टू बैक फॉरेन फाइटर और साजो सामान भेजे जा रहे हैं और ये फॉरेन फाइटर, साजो सामान और फाइटर जेट्स, एयर बेसेस अपने मुल्कों के देना, ये रशिया ने प्लान नहीं किया हुआ था कि उन्हें इन सब से लड़ना पड़ेगा। रशिया यूक्रेन की जंग थी, लेकिन जो मुल्क आएगा फिर रशिया उसके ऊपर अटैक, एक आप उनकी साइकी को स्टडी कर लें कि वो करेंगे, जो कि नहीं होगा, अल्लाह करे कि ऐसा ना हो, लेकिन पॉसिबिलिटीज़ बदकिस्मती से उसी तरफ को जा रही हैं और हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं या बन रहे हैं। ये नहीं पता कि ये किस्सा आप उलझा है या उलझाया गया है। ये उक़दा तब खुलेगा जब फसाना ख़त्म होगा। तो ये सारी की सारी मामलात देखने तो तभी तारीख़ में याद रखे जाएंगे और फिर पता चलेगा कि इसके अंदर किसने क्या साजिश की। लेकिन इस वक्त मुकम्मल तौर पर कॉर्नर करके फंसाने की कोशिश की जा रही है। कमेंट्स